औद्योगिकरण के परिचय में बता रहा है कि औद्योगिकरण का परिचय में हुआ, नगरों का विकास हुआ, कुटीर उद्योग का पतन हो गया, साम्राज्यवाद का विकास हुआ, समाज में वर्ग विभाजन हो गया, बुजुर्ग वर्ग यानी गरीब वर्ग का उदय हुआ, फैक्ट्री वर्ग, मजदूर का जन्म हुआ, स्लम पद्धति की शुरुआत की गई। ये सब हुए आपके उद्योगकरण के परिचय, जिसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सन 1850 से 1950 के बीच में वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर नए व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कायम की गई। यानी इन सभी में बहुत सारे, मतलब इस ईयर में 1850 1950 में 100 सालों में बहुत सारी कंपनियां लगाई गई और बहुत सारे शहरों की स्थापना की गई, जिसका मुख्य केंद्र कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां की आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, ये सब जो है जगह भी स्थापित किए गए कंपनियों के लिए। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों की तबाही हो गई और मशीनों का आविष्कार हुआ। यानी कह रहा है कि औद्योगिकरण तो आई, लेकिन जो पुराने बुनकर थे, जो कि हाथों से काम करते थे, शिल्पकार थे, हस्तकार थे, उनका पतन हो गया और नए नए फैक्ट्रियां खोली गई, जिस कारण उनके व्यवसाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत में लाखों शिल्पकार की स्थिति दयनीय हो गई, तबाह हो गए। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत उद्योगीकरण का बड़ा प्रभाव पड़ा। इन सब जगहों पर पहले से भी लोग अपने हस्त कला से जो निर्मित वस्तुएं थे वो व्यापार करते थे, लेकिन उन सभी की तबाही हो गई। औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन की गई और इसका खपत भी यूरोप छोड़कर अन्य देशों में भी होने लगा। उपनिवेश के कारण इसकी तकनीकी के रूप में कमजोर देशों पर आर्थिक नियंत्रण भी स्थापित हो गई। यानी जो कमजोर देश थे उन पर इंग्लैंड का आर्थिक नियंत्रण भी स्थापित हो, जैसे कि भारत में हुआ था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटेन के सहयोग में भारत में पूंजी लगाने वाला उद्योगपति बना और समाज 3 वर्गों में बट गया। एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग और तीसरा मजदूर वर्ग। आगे चलकर बुजुर्गा वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन और अंग्रेजों के औपनिवेशिक के शोषण के विरुद्ध सक्रिय हुआ। यानी जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग ही अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाया, क्योंकि पूंजीपति वर्ग को कोई दिक्कत नहीं था, मजदूर वर्ग बेचारा कमजोर था, गरीब था, लेकिन मजदूर वर्ग ने मध्यम वर्ग को सहयोग किया था। औद्योगिकरण में नए तरफ से मजदूर वर्ग का भी जन्म हुआ। यद्यपि मजदूर वर्ग ने 1850 से पहले चाय, कॉफी और रबर के बागवानों में काम करते थे, लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग और फैक्ट्रियां लगने से उनका जीवन स्तर भी दयनीय हो गया, उनके भी काम खत्म हो गए। औद्योगिकरण में स्लम पद्धति की शुरुआत की गई, यानी मजदूर शहर को छोटे छोटे घरों में रखा गया जहां पे उन्हें कोई अच्छी सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन उनको रहने के लिए वहां बाध्य किया जाता था। यानी स्लम पत्ती यानी छोटे छोटे घर बनाकर मजदूरों को उसमें भेड़ बकरियों की तरह रखना और उन्हें कोई सुविधा नहीं देना, वो पत्ती स्लम पत्ती कहलाती है। आप कह रहे हैं मजदूरों की आजीविका। मजदूरों की आजीविका यानी औद्योगिकरण के नए फैक्ट्री प्रणाली के तहत गृह उद्योग के मालिकों को मजदूर बन गए और आजीविका का बड़ा उद्योगपति वेतन पर निर्भर करता था। यानी बहुत बड़ा एक क्षेत्र था, बहुत बड़ा एक मतलब संख्या था जो कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए सैलरी पर निर्भर करता था, उसके यहाँ काम करता था, तो जिसमें बच्चे और औरतों को 16 से 18 घंटा काम करना पड़ता था। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल पक्ष में था और मजदूरों की लाचारी से और उनके गृह के मतलब घर वापस भी नहीं लौट सकते थे, यानी ऐसी उनकी स्थिति थी कि कमाना तो पड़ेगा, तो 16 से 18 घंटा काम करना पड़ता था और मजदूरी बहुत कम मिलती थी, ऐसा स्थिति था। और इसी के विरोध में क्या किया, मजदूरों और बेरोजगारों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ना शुरू किया और उन्हीं काटने वाले महिलाओं ने भी उस पर प्रहार किया और जगह जगह चौराहों पर आग लगाना। यानी उनके अंदर असंतोष की भावना आ गई, उनसे इतना काम लिया जाता था, उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उनको ना तो सुविधा थी अच्छी दी जाती थी, तो इसी को लेकर उन लोगों ने विरोध किया। औद्योगिकरण के लिए मजदूरों आजीविका ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यानी औद्योगिकरण को मजदूरों ने क्या कर दिया, तोड़ फोड़ आग लगा के सब नष्ट कर दिया और उन्हें इतना भी धन नहीं मिल पाता था कि वो अपने दैनिक जीवन को उपभोग कर पाए, यानी सुबह शाम खाना खा पाए। 1830 से 48 तक मध्यम मजदूरों को संगठित होकर अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। 1882 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित किया जिससे इनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कह रहा है कि अतः लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया और एक संगठित हो गए, यानी चार्टिस्ट आंदोलन के तहत मजदूर आपस में संगठित हो गए और इन मजदूरों को वोट देने का अधिकार मिला। 1918 ईस्वी में महिलाओं और पुरुषों को वोट देने का, 18 साल प्लस वाले लोगों को अपना मत देने का अधिकार मिला। कह रहा है कि भारत में 1850 के बाद
के काल में भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल शुरू हुआ और यहाँ पे उद्योग में स्थापना, मजदूरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, जो आगे चलकर श्रमिक मजदूर वर्ग लंबे समय तक काम करते थे और उनको अच्छा न्यूनतम वातावरण नहीं मिल पाता था, पैसा नहीं मिल पाता था। सन कह रहा है कि 1875 ईस्वी में उनकी मांगों पर भी आयोग नियुक्त किया गया, जो कि प्रतिवेदन के आधार पर 1881 से फैक्ट्री कानून, यानी भारत में भी लोगों ने इसका विरोध किया और इसी के आंदोलन पे वहां पे भी फैक्ट्री कानून पारित किया गया, जिसमें 7 वर्ष के कम आयु को कारखानों में काम करने के लिए पाबंदी थी। 12 वर्ष से ऊपर के आयु को काम के बदले घंटे, मतलब जितना घंटा काम कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता था। महिलाओं को भी घंटे पर मजदूरी मिलती थी और फिर भी मजदूर असंतोष थे। 1882 से 1890 ईस्वी के बीच मद्रास में मुंबई प्रेसिडेंस यानी बम्बई प्रेसिडेंस में 25 हड़ताल किए गए, जो कि मजदूर असंगठित थे और गांव में आए कुछ उद्योग लेकर अपनी स्थिति सुधारने लगे, यानी कुछ उद्योग धंधा सीख कर गाँव में आए लोग और वहां अपनी स्थिति सुधारने लगे। और धीरे धीरे असंगठित मजदूरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाया और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। पूछता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, तो 1920 ईस्वी में स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसके संस्थापक लाला लाजपत राय प्रधान थे, यानी जिसके हेड लाला लाजपत राय थे, जिनको 1928 आईसीसी साइमन कमीशन में सर पे लाठी से वार करके मार दिया गया था। 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना की गई। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, अभी 3 दिन पहले मनाया गया है, 1 मई। 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसके पास पंजीकृत मजदूर संघ की मान्यता दी गई। 1929 में घोर मंदी और हड़ताल में मजदूरों की स्थिति और गिरने लगी और श्रमिकों की छटनी होने लगी, यानी जो आर्थिक संकट थी उससे और इनके जीवन पर स्तर पर दिक्कत होने लगी, जैसे कि अभी कोरोना के हाल में बहुत ज्यादा परेशानी है मजदूरों को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुंबई, कानपुर, कोलकाता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर, धनबाद में मजदूरों के भत्ते को लेकर हड़ताल किया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन में, मतलब महात्मा गांधी का सहयोग लिया लोग, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर से भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूर लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत विभाजन के तुरंत बेरोजगारी और बढ़ गई। उम्मीद था लोगों की भारत स्वतंत्र होगा तो हमें अच्छा रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई। इसके बाद मजदूर 3 वर्गों में बांट गए। पहला नेशनल इंडियन ट्रेड यूनियन था, मतलब नेशनल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा हिंद मजदूर संघ, तीसरा था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी 3 भागों में मजदूर बट गए। और मजदूरों की आजीविका और अधिकारों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित कर दिया, यानी भारत सरकार ने न्यूनतम कानून का मंजूरी दी 1948 ईस्वी में, ठीक है। मजदूरों की स्थिति को सुधार के लिए 1962 ईस्वी में केंद्र सरकार ने श्रम आयोग, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की 1962 ईस्वी में भारत सरकार ने। अब कुटीर उद्योग का महत्व और उसकी उपयोगिता। कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कह रहा है कि यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में कुटीर उद्योग पर काफी क्षति हुई, मजदूरों को काफी प्रभावित हुआ और इसका विपरीत माहौल बना। गांव और कस्बों में भी लोग मतलब दयनीय स्थिति में था। महात्मा गांधी ने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को लिए कहा कि समाज के अनुकूल है। महात्मा गांधी का कथन था कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्या है, समाज के अनुकूल है, ये समाज का विकास करता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर लघु उद्योग कुटीर उद्योग को हटा दिया तो फिर ये स्थिति दयनीय हो जाएगी। आधुनिक औद्योगिकरण की प्रणाली के विषय में भारतीय निर्मित वस्तुओं को विश्वव्यापी बाजारों में मांग अधिक थी, किंतु क्या होता था वो कि महंगा होता था, इस वजह से समस्या होती थी। भारतीय उद्योग न तो केवल स्थानीय आवश्यकता को पूर्ति करते थे, बल्कि ये अन्य देशों में भी अपनी वस्तुओं को आयात निर्यात करते थे, जैसे में रुई, सिल्क, छीट, रंगारंग बर्तन और ऊनी कपड़े, जो भारत के अलावे अन्य देशों में भी बिक्री हुआ करते थे। ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग भारत से निर्मित, हाथों से निर्मित किए गए अन्य प्रकार के वस्तुओं का ज्यादा सराहते थे, ज्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता था और इसकी पायरेसी यानी चोरी भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इनको बनाने में बहुत लंबा समय लगता था। जिसमें थी आपके तसर सिल्क, बनारसी एवं बालूचेरी साड़ियां, बॉर्डर वाली साड़ियां, ये सब जो थे, लुंगी थे, जो उच्च वर्ग के लोग इसको ज्यादा सराहते थे और इसका प्रयोग करते थे। अंग्रेजों के साथ साथ राजनीतिक संबंध कायम होने से औद्योगिकरण के कारण भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग की क्षति हो गई और ये लगभग समाप्त ही हो गया। यानी इस तरीके से भारत में औद्योगिकरण का बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ा।
सन 1947 के स्वतंत्रता के बाद कुटीर उद्योग के उपयोगिता और विकास में भारत सरकार ने नीति परिवर्तन किया और 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया। यानी जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ है, भारत सरकार का पहला कदम था लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1952-53 में 5 बोर्ड बनाए गए जो कि हथकरघा, शिल्प, खादी और नारियल और जूट ग्रामीण क्षेत्रों में इस वस्तु का निर्माण करके पुनः ये जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग था उसको बढ़ावा देने की बात की गई। और आगे चलकर 23 जुलाई 1980 ईस्वी तक औद्योगिकरण नीति घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात रखी गई और लघु उद्योग की भी सीमा बढ़ाई गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ाया, यानी औद्योगिकरण भी बढ़ाया और कुटीर उद्योग लघु उद्योग भी बढ़ाया। 19वीं सदी तक ब्रिटेन औद्योगिकरण नीति में औपनिवेशिक शोषण का शुरुआत किया था और भारत में स्वतंत्रता के नींव के फलस्वरूप महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें असहयोग आंदोलन, खेरा आंदोलन, मजदूरों के साथ फिर सविनय अवज्ञा, ये सारे आंदोलनों के साथ महात्मा गांधी ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यहाँ पे अंग्रेजों से मुक्त करवाने में सहयोग किया। अतः औद्योगिकरण की शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन भी हुआ और सन 1950 के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिकरण शक्ति समझ में आ गई और ब्रिटेन का प्रथम स्थान से वंचित रह गया। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश इसमें आगे आ गए। यानी कह रहा है कि 1950 के बाद सिर्फ ब्रिटेन ही आगे नहीं रहा, लेकिन बाकी देश भी समझ गए कि औद्योगिकरण का क्या असर हमारे ऊपर है और क्या फायदा है, इसलिए ब्रिटेन अब पीछे रह गया, अब अमेरिका जर्मनी जैसे देश आगे। तो ये मुख्य रूप से था औद्योगिकरण की शुरुआत भारत में कैसे हुई, विश्व में कैसे हुई, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, विश्व का क्या प्रभाव पड़ा, मजदूरों की स्थिति कैसी हो गई, यही था मुख्य रूप से इस लेसन में। इस लेसन का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा तो फिर उसको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे जो कि 7 लेसन होगा आपका। ठीक है, जय हिंद।